नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज दिल्ली के उस दिल को टटोलने की जिसके जरिए दिल्ली का दिल बीते 1 बरस से धड़क रहा है कि उसके पास एक अदद सरकार हो, एक अपना मुख्यमंत्री हो, जिसके पास अपने दर्द के निवारण के लिए जाएं, कहें कोई दवाई दे दो, कुछ मलहम लगा दो। नहीं तो कभी गृह मंत्रालय की तरफ देखना पड़ता है कानून व्यवस्था के मद्देनजर, कभी इधर उधर देखना पड़ता है नीतियों को लेकर, और इन सब के बीच सरकार है नहीं। तो सरकार अब होगी और 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 10 तारीख को परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। दरअसल आज हम जुटे हैं, आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या होगा, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई खास कमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पे राजदीप हमने इसीलिए आग लगा दी है। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूं कि ये आग आपने क्यों लगाई है? क्या आप खुद आग लगाना चाहते हैं या आज तक आग को बुझाना चाहता है दिल्ली में? ओपिनियन पोल कुछ उस दिशा में जा रहा है जहां ये वोटरों के जहन में ये आग तो जलेगी, मुकाबला टक्कर का है, ऐसा कुछ अंदेशा है। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी स्थितियां, लेकिन एक चीज बता दें, जो ओपिनियन पोल हम दिखाने जा रहे हैं वो 2 से 6 जनवरी के बीच ओपिनियन पोल किया गया है और इंडिया टुडे सिस्रो ग्रुप ने मिलकर किया है। इन सब के बीच दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर किया गया है। 210 पोलिंग स्टेशन उसके दायरे में आए हैं। 4460 सैंपल के तौर पर, यानी लोगों के तौर पर बात की। एक चीज और बता दें कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जो सैंपल आपके सामने आएगा, इसमें होता है कि इतने फीसदी वोट इसके हिस्से में जा रहे हैं, इतने फीसदी इसके हिस्से में। एक सवाल हर जहन में रखता है, कितनी सीटें किसको आप दे रहे हैं। इसके लिए हम बता दें आपको कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव करंदीकर, उनके जरिए ये पूरा का पूरा निकाला गया है कि इतनी सीटें इसको दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बीच हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तभी सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे रहेंगे और हमने खास व्यवस्था की है आज की हमारे साथ एक अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा है, लड़कियां हैं, सब तरह से कोशिश की जा रही है कि कम से कम वो विचार आ पाए कि दिल्ली में जो चुनाव का मजमा अब सज चुका है, महज 48 घंटे बाद नोटिफिकेशन। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है कि चुनाव आयोग बैठा और 48 घंटे के बाद नोटिफिकेशन, और 24-25 दिनों के भीतर सब कुछ आपके सामने। ये क्रिकेट मैच में 2020 सरीखा है क्या? बिल्कुल प्रसून, क्योंकि पहले तो बात यह थी कि चुनाव देरी से क्यों किया जा रहा है, कि क्या नरेंद्र मोदी का भाषण होगा उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा। अब बात आ रही है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैंपेन बहुत कम है, करीब 10-15 दिन का कैंपेन रहेगा और अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट भी जाहिर नहीं की है। कम से कम आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट तो लोगों के सामने रखी है। यानी कांटे की टक्कर और एक तरह से जैसे आप कह रहे हैं T20 मैच हो गई है। 24 दिन में दिल्ली के दिल में क्या है वो ओपिनियन पोल के जरिए नहीं, लेकिन वोटरों के दिल से पता चलेगा। तो ये आग ठीक है ना? ये आग आपने की है इस वजह से क्योंकि दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, इसलिए आग की जरूरत है। इस नजरिए में हमको लगता है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। 2 सवाल हर जहन में रहते हैं, जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार दिल्ली में क्या कर सकती है, या नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो क्या करेगा, किस रूप में काम कर सकता है, उन मुद्दों पर आए। उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली रामलीला मैदान में अभी चंद घंटे बीते हैं, उस लिहाज से हम कह सकते हैं। ऐसे में पहला सवाल यही है, केंद्र में सरकार आई और उसका असर इन चुनाव पर किस रूप में देखा जाएगा। तो पहला चुनाव इसी के मद्देनजर, पहला सवाल इसी के नजर कि क्या पब्लिक ओपिनियन क्या कहती है इस मोदी सरकार को लेकर, यह आपके सामने है। उम्मीद से अच्छा 36% लोगों की राय है, 30% कहते हैं उम्मीद के मुताबिक है और 25% कहते हैं उम्मीद से कम है। इसका मतलब यह है कि जो दिल्ली में है और दिल्ली में ही सरकार है और लुटियंस की दिल्ली से बाकायदा पूरे देश को भी देखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में 36% और 30% जो उम्मीद और उम्मीद से अच्छे के बीच में, यानी फर्स्ट डिवीजन आ रही है। यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्थिति में एक दूसरा हिस्सा यहां पर आता है। इससे पहले किसकी सरकार थी? इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। कितने दिन की सरकार थी? 49 दिनों की सरकार थी। इस लिहाज से समझे तो ये 49 दिन अब के दौर में 7 महीने से भी बहुत कम है। इससे पहले 15 बरस शीला दीक्षित की सरकार यानी कांग्रेस की, उस लिहाज से तो चुटकी भर है, लेकिन उसका कोई असर है या नहीं है, दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। इस दूसरे सवाल का मर्म था कि 49 दिनों की सरकार
का असर दिल्ली में किस रूप में आम आदमी पार्टी के रूल में है। 36% उम्मीद से अच्छा, उम्मीद के मुताबिक 35%, उम्मीद से कम 20%। यहां भी मसला देखिए, आग लगाने की वजह यही है। यानी 71% यहां भी है उम्मीद और उम्मीद से अच्छे की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं, और उम्मीद से कम 20%। एक स्थिति यह है कि केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार का असर अगर दिल्ली चुनाव पर है, तो दूसरी तरफ 49 दिनों की सरकार का भी असर है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से, दिल्ली की टक्कर में केंद्र की सरकार बीते 7 महीने हो चुके हैं, वो असरकारी है या फिर निशाने पर 49 दिनों की सरकार ही रहेगी? देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनी है वो भारत में एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन की प्रतीक बन के उभरी है। जबकि एक भारत में एक व्यापक परिवर्तन हो रहा है, 21वीं सदी में नया भारत, और उसमें जन जन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं के केंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बन के उभरी। उसको एक राज्य की सरकार के साथ तुलना करना मैं थोड़ा युक्तिसंगत नहीं मानता हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो लोकसभा में दिखाई पड़ा, उसके बाद अनेक राज्यों में जो दिखाई पड़ा, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भी उसी भावना के अनुरूप स्पष्ट जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। हां, यहां मैं जरूर कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव को जब हम देखते हैं तो अगर 3 पार्टियां यहां पर हैं, तो एक तरफ है कांग्रेस जो अव्यवस्था की प्रतीक है, दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो अराजकता की प्रतीक है, और तीसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो परिपक्वता की प्रतीक है। तो दिल्ली की जनता बिल्कुल क्लियर कट देखेगी कि कौन मिस गवर्नेंस का प्रतीक था, कौन एनार्की का प्रतीक था, और कौन मैच्योरिटी का प्रतीक था। और मेरा यह विश्वास है कि दिल्ली की जनता अंततः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देगी, और मोदी जी जिन संभावनाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन के उभरे हैं, उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। सौरभ भारद्वाज जी, हम एक मिनट, आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके। सौरभ भारद्वाज जी, पूरा देश आपको देख रहा है, आप अभी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये मुस्कुराहट और जो ये पूरी हंसी है, ये किस बात को लेकर थी? और चुनाव की घंटी बज चुकी है जनाब, आपके जहन में कोई मुद्दा है या 49 दिन आपके जहन में ही सिर्फ बस रहा है? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त दिल्ली में लोकप्रिय हैं, ये एक अच्छी बात है। उनको 5 साल का मैंडेट मिला है, लोगों की उनसे आशा है कि उनको जो मैंडेट मिला है, उनके जो वादे हैं वो पूरे हों, ये एक अच्छी बात है, सकारात्मक चीज़ है। मगर ये बात साथ में है कि दिल्ली के जो चुनाव हैं वो दिल्ली की विधानसभा के चुनाव हैं, और इसके अंदर लोग अपनी छोटी छोटी लोकल समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और जब वो कहते हैं और जब वो कह रहे हैं कि 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार लोकप्रिय सरकार थी, तो इसका मतलब ये है उनका प्यार मोदी जी के लिए है, और उसके साथ साथ उनका इंक्लिनेशन आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करें, तो इसका मतलब मेरी समझ में ये आता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की इज़्ज़त करते हैं, और उस इज्जत को रखते हुए वो ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये बात जो उन्होंने कही है जी, इस बात में मुझे लगता है ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ है सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं ये देश का एक तरह से रेफरेंडम है, मोदी सरकार पर रेफरेंडम है, केंद्र में कैसी सरकार चल रही है उस पर है। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं लोकल फैक्टर पर चुनाव लड़ाइए। लोकल फैक्टर जो है ये दिल्ली का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है, और ये जनता को तय करना है। जनता को तय कर, ये चुनाव केंद्र का चुनाव है या दिल्ली का चुनाव है। तो आप नरेंद्र मोदी की सरकार पर रेफरेंडम दे रहे हैं या अरविंद केजरीवाल के परफॉर्मेंस पर? मोदी देखिए दो, आप चाहते थे कि आग भड़काना चाहते थे, मैंने 1 मिनट में आग भड़का दिया, ये आग भड़क गई। लेकिन फिर भी सवाल जो प्रश्न है, मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज ने और सुधांशु जी ने एक तरह से चुनाव की लड़ाई किस तरह की होगी वो लोगों के सामने रखती है। एक है कि एक आपके पास एक रीजनल फैक्टर है, एक तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक तरह से रीजनल पार्टी बन गई है, लोगों की समस्याओं से जुड़ने वाली पार्टी।
दूसरी तरफ बीजेपी के सामने एक परेशानी है, उनके पास वो लोकल लीडर नहीं है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं आप मोदी सरकार का परफॉर्मेंस देखिए, हम आपको मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पर वोट लाना चाहते हैं। सुधांशु जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, हम एक चीज जरा उसमें आ रहे हैं आपके पास। सौरभ, एक बात बताइए जी, आज हमने पहली बार देखा कि मोदी का नाम लेके जो प्रेम छलका, अद्भुत था वो। ये पहली बार देखा। वजह क्या है इसकी? नहीं, इसका वजह नहीं। देखिए, ऐसा है, अगर जनता के मन में उनके लिए श्रद्धा है, विश्वास है, और हम उनको गाली दें, तो ये तो जनता के साथ भी धोखा है और अपने आप से भी धोखा है, और इस चीज को हमें मानना बनारस चाहिए। में ऐसा क्या था, जनता को लेकर कुछ उलझन थी? जी नहीं, बनारस के अंदर ये बात तय नहीं हुई थी। बनारस में ये बात तय नहीं हुई थी कि भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस श्रद्धा स्वरूप सुमन के तौर पे मोदी जी के मुख से जो कहा गया आप जंगल चले जाइए, आपको ऐतराज है? बिल्कुल ऐतराज है, मुझे लगता है, बिल्कुल ऐतराज है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस स्टेचर के लीडर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके के व्यक्तिगत वार नहीं करनी चाहिए थी, इनसे बचना चाहिए। सुधांशु जी, अगर वो आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। एक तरफ प्यार है, मोहब्बत है, एक मैंने बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से बात हो रही है, दूसरी तरफ निशाना साधा जा रहा है, क्या है ये? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि सौरभ जी ने कम से कम ईमानदारी से अपनी पार्टी की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है उसके विपरीत एक मर्यादा और गरिमा के अनुसार एक बात कही है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के हिसाब से होना चाहिए। अभी राजदीप जी ने कहा कि भाई एक रीजनल पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी है, यहां पे मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी नहीं है, ये फोर्स रीजनल पार्टी है। यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने के बाद अब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, यानी महत्वाकांक्षाएं तो राष्ट्रीय हैं। जब महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं, तो जब दिल्ली की सत्ता आएगी तो केंद्र से लड़कर यदि इनकी आती तो मीडिया में आकर्षण पैदा करके अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और राष्ट्रीय विस्तार की तरफ इनका अधिक रुचि होगी, या दिल्ली की समस्याओं के समाधान के प्रति। हमारी यदि सरकार बनी तो हमारा जो भी मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली के प्रति डेडिकेटेड होगा, वो पूरे देश को नहीं देख रहा होगा कि मुझे अपना विस्तार पूरे देश में करना है। इनका लक्ष्य होगा कि मुझे अपना विस्तार पूरे देश में करना है, क्योंकि ये भावना 2014 के चुनाव में दिखा चुके हैं। यदि नहीं, तो इसका मतलब सुधांशु जी, इसका मतलब ये माना जाए कि इस राष्ट्रीय आकांक्षा से घबरा कर ही मोदी जी को कहना पड़ा, निशाने पर लेना पड़ा, जंगल भेजना पड़ा। देखिए, राष्ट्रीय आकांक्षाओं का उत्तर तो 16 मई को मिल चुका था। हाँ, जो मोदी जी ने बोला तो स्वाभाविक है, हम जहां जाते हैं उसके अनुसार बोलते हैं। झारखंड में गए थे तो शिबू सोरेन के विरुद्ध में बोला था, जब महाराष्ट्र गए थे तो वहां की सरकार के विरुद्ध बोला था। उसी प्रकार से दिल्ली में निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी जिसके नेतृत्व में 15 साल शासन किया, वो शीला दीक्षित ने जब कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकती है, तो कांग्रेस ने तो अपनी पराजय चुनाव से पहले ही स्वीकार कर ली। तो ये लगभग स्वाभाविक है कि मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी है, तो हम इसके आगे बहस को ले जा रहे हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे थे, देखिए इसके आगे बहस को ले जाते हैं, क्योंकि वो कौन से मुद्दे हैं जो दिल्ली को प्रभावित करते हैं, और उन मुद्दों के आश्रय जरा समझने की कोशिश करेंगे इसमें पीएम का क्या काम और सीएम का क्या काम हो सकता है। मुद्दे जनता से पूछे गए, आप बताइए 5 वो मुद्दे कौन से हैं जिसके जरिए समझा जाए कि सबसे बड़ा मुद्दा इस दौर में क्या चला है। सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मद्देनजर लोगों में बेचैनी है, वहां पर 20% लोगों की राय महिला सुरक्षा को। दूसरा, करप्शन यानी भ्रष्टाचार 17%। पानी का संकट जो है ये 12% को परेशान करता है, और इसके बाद जिसका जिक्र बार बार होता है पूरे देश, महंगाई। 10% लोग महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी 9%। ऐसे तकरीबन 15 और मुद्दे थे जिसके हिस्से में तकरीबन 30% लोगों की राय थी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ गया सुरक्षा महिलाओं की। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये फिर पोल जो हमने किया है वो मध्यम वर्गीय दिल्ली में किया है। दिल्ली में लोग झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं प्रसून जी, जिनके लिए पानी सबसे बड़ी समस्या है, जिनके लिए बिजली बड़ी समस्या है। हम केवल एक तबके का अगर पोल करने वाले हैं, या एक ही तबका हमारे स्टूडियो में आएगा और कहेगा कि महिला सुरक्षा नंबर 1 इश्यू है। मेरे सामने तो आज भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, मेरे सामने आज जो मुद्दा है वो है पानी। अगर मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूं तो पानी का मुद्दा है, मेरे सामने बिजली का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इन्वर्टर फ्री दिल्ली बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए झुग्गी झोपड़ी में इन्वर्टर ही कहां है? वो बेचारा जो आदमी वहां रहता है उसको इन्वर्टर भी नहीं है। यानी 2 दिल्ली हैं,
तीन दिल्ली है। एक तो वीआईपी की दिल्ली जहां मोदी जी खुद रहते हैं, दूसरी दिल्ली जो है वो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास दिल्ली, और तीसरी दिल्ली जो है वो लोअर मिडिल क्लास झुग्गी झोपड़ी में रहती है। उनका क्या होगा प्रसून जी? आपका पोल उनके बारे में बात नहीं कर रहा। चलिए, हमको लगता है राजदीप ने जो उंगली उठाई इसी के मद्देनजर इस सर्वे में भी उंगली उठी थी, इसीलिए हमने एक दूसरा सवाल पूछा था। उसमें कहा था जो मुख्यमंत्री आएगा उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, या वो सबसे पहले किस बात की दिशा में ध्यान दे। ये बिल्कुल हटके चीजें आ गई थी। ये हम आपको दिखलाते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे नई सरकार जो आए वो सबसे पहले ध्यान दे। उसमें सबसे ऊपर है बिजली, पानी, सड़क। जी, 39% लोगों की राय है बिजली, पानी, सड़क। 33% कहते हैं कानून व्यवस्था, 15% कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, और जिस स्वच्छता की धूम है उसका नंबर है चौथे नंबर पर है 6% के साथ। ये चार इसमें देखिए, इसमें महिला सुरक्षा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिस्से में आकर खड़ा हो गया। अब इसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे बड़ा सीधा सवाल है। हम जितना समझ पा रहे हैं इसमें जो बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था तो मान लीजिए सेंटर के हाथ में है। सौरभ जी, तालियां आपके लिए बज रही हैं, आपने मफलर पहन लिया। सौरभ जी ने बराबर मफलर पहना, सही समय पर मफलर पहन लिया। लेकिन बहरहाल नहीं, हाई कमांड से निर्देश आ गया कि मफलर पहन के आइए स्टूडियो में। जी सुधांशु जी, सवाल यह है कि केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में अगर ये मुद्दे खड़े हो जाएं जो जनता चाह रही है इस सर्वे के मुताबिक, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, हेल्थ और शिक्षा और स्वच्छता, इसमें प्रधानमंत्री का क्या काम? लीजिए, उन्होंने टोपी पहन ली। बोलिए सुधांशु जी। जी, मैं बता रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है कि यदि हम यहां पर कोई ये नहीं कह रहे केंद्र में सरकार है इस कारण से हमें लाभ मिलना चाहिए। आप पानी की समस्या देख लीजिए, पानी दिल्ली में कहां से आएगा? हरियाणा से आएगा या पड़ोसी राज्यों से आएगा? अब आप स्वाभाविक देखिए कि यदि दिल्ली में ऐसी सरकार होगी जिसका मैंने फिर कहा हूं, मीडिया आकर्षण के लिए केंद्र से भी लड़ेगी, पड़ोसी राज्य से भी लड़ेगी, ताकि पानी नहीं आए फिर उसको मुद्दा बनाकर और विषय करा जाए, या ऐसी सरकार जो सहजता से बातचीत के माध्यम से पानी की उपलब्धता दिल्ली में सुनिश्चित करा सके। यहां पर पीएम और केंद्र सरकार दोनों का रोल कहीं ना कहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है। बिजली के उत्पादन की बात है, जैसे हमारे कोयला मंत्री ने कहा कि हम इतनी बिजली प्रोवाइड करवाएंगे, मोदी जी ने कहा कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जैसे मोबाइल कंपनियों का होता था। सब्सिडी से आप पैसा देते हैं तो आम आदमी की जेब से एक तरफ से निकालते हैं, दूसरी तरफ से आप उसको सब्सिडी देते हैं। याद करिए, जैसे हम लोगों ने जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा टेलीकॉम में लाए थे तो सन 2000-2001 में, तो 16 रुपए की कॉल दर थी और घटते घटते कहां तक आ गई, आखिर में आके 80 पैसे और 75 पैसे पे कॉल दर आ गई थी। तो हमारा मानना है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाके नैसर्गिक रूप से बाजार की डिमांड के साथ उसको नीचे लाइए, सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी और आम आदमी को उसमें से एक सस्ता और उपयोगी बिजली भी प्राप्त होगी। तो हमारी नीति यहां पर व्यवहारिक अधिक है और उनकी नीति ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उत्साह है और जो या अपरिपक्वता है उससे प्रेरित अधिक नजर आती है। सौरभ जी, अच्छा, इसके अंदर एक मुझे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन दिखती है। देखिए, भाजपा पिछले 15 साल से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और चुनाव हार रही है, और ज़्यादातर मौक़ों पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मगर भाजपा ने कभी ये कह के सरेंडर नहीं किया, नहीं भाई केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो ये बेहतर होगा कि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि वो कॉपरेशन अच्छा मिलता है। तो ये तो एक बेकार की और मुझे लगता है फिजूल की आर्गूमेंट है। दूसरी बात, मैं आधिकारिक रूप से आपसे कहता हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद कि केंद्र सरकार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिश्ते अच्छे रहें, हम उनके साथ कोऑपरेट करें, वो हमारे लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि एट द एंड जनता का भला होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि दिल्ली के जो लोकल मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और आप देखिए कि जो लोकल फ्लेवर है मुद्दों का या लीडरशिप का, वो लोगों को अरविंद केजरीवाल में दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हैं कि देखिए, दिल्ली में बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि 24 घंटे बिजली नहीं आती, दिल्ली में बड़ा मुद्दा ये है कि बिजली बहुत महंगी है। प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं।
आज भी दिल्ली पुलिस 10 रुपए नहीं लेती है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस वाले 10 रुपए लेते हैं, उनका रेट काफी हाई हो गया है। और जो आदमी यहाँ लोकली उनको पैसे दे रहा है, ले रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। वो ये चीज ओपिनियन पोल के मद्देनजर कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वो कौन से मुद्दे हैं जो सामने उभरेंगे, इन सब के बीच कांग्रेस के भी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके नेता अनिल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। हालांकि आपको विलंब हो गया पहुंचने में, क्षमा चाहते हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस हर चीज में आजकल विलंब करता है। तो अब बड़ा सीधा सा जवाब है, बहस हो रही है कि केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में चुनावी इशू 49 दिनों की सरकार, सब कुछ कांग्रेस का क्यों भूल गई जनता? बिल्कुल प्रश्न जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और यही मैं कहने वाला था। जो आज हालात पैदा हुए, मैं भी आपका सर्वे देख रहा था जिसमें खासतौर से बिजली पानी की समस्या उभर करके आई और काफ़ी, और महिला सुरक्षा। याद करें 1 साल पहले जो स्थिति जिन मुद्दों को लेकर के चले थे वही मुद्दे साफ तौर पे सर्वे में दिख रहे हैं। यही महिला सुरक्षा का इशू था। जब एक निर्भया कांड हुआ था, याद होगा दिल्ली की जनता को, तमाम लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े नजर आए थे और जिम्मेवारी कांग्रेस के सर पे डाली थी। बट अफसोस होता है जब आज एक बच्ची का रेप एक कैब के अंदर होता है, बच्चों के गर्दन कटती है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और जनता के सामने इस बात को कहलाना चाह रहा हूं, दोनों पार्टियां जो झूठ पे लगातार झूठ बोलती रही और आज भी प्रचार और झूठ के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी दिल्ली के अंदर है। तो आज जनता को समझना होगा, यही मुद्दे 1 साल पहले थे, सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराने वाले आज उस जिम्मेवारी से दूर भाग रहे हैं। तो आज मेरी दोनों पार्टी, चलिए आपने अपनी बात रख दी, हम ब्रेक के बाद लौटते हैं। तब इसके बाद ओपिनियन पोल के दूसरे हिस्से में चलेंगे कि दिल्ली में लोग क्या चाहते हैं, किस चेहरे को सबसे लोकप्रिय मानते हैं।